प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। 10 नवंबर के सारे टॉपिक्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था GS2 का गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में एक्स्ट्राडिशन को लेकर। तो यूके के जो कोर्ट है उन्होंने रिसेंटली नीरव मोदी की जो अपील थी उसको टर्न डाउन किया था, और उसके बाद उनकी अपील थी एक्स्ट्राडिशन के अगेंस्ट कि मुझे एक्स्ट्राडिशन ना किया जाए। एक्स्ट्राडिशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर एक कोई क्रिमिनल या फिर कोई ट्रायल के अक्यूज वगैरह को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वापस भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन भी किया था, डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर those whom it is desired to deal for crimes which they have been accused or convicted and are justified in both the courts। इंडिया में 1962 का हमारा एक एक्ट है, इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट। दोनों कंट्रीज़ में वो बेसिकली वो जो उसी के लिए होगा। तो दोनों कंट्रीज़ के अंदर उस पर्सन की एक्स्ट्राडिशन की जो ट्रीटी के कुछ प्रोविजंस वो होने चाहिए। एंड इंडिया ने राइट नाउ इसको ट्रीटी को 40 कंट्रीज़ के साथ साइन किया हुआ है, 11 कंट्रीज़ के साथ हमारा एग्रीमेंट है। इसमें कुछ प्रिंसिपल वगैरह फॉलो किए जाते हैं, यानी कि वो ऑफेंस दोनों कंट्री में होना चाहिए। एक प्रिंसिपल होना चाहिए ड्यूअल क्रिमिनलिटी का, एंड प्राइमा फेसिया सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ ये इसका एक्स्ट्राडिशन करना ठीक रहेगा। एंड रिक्वेस्ट वगैरह जो हो सकती है वो रिक्वेस्ट के बिना हो नहीं सकता, और उसको फेयर ट्रायल भी मिलना चाहिए। इंडिया की साइड से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, काउंसलर पासपोर्ट डिवीजन है जो इसका नोडल अथॉरिटी है। नेक्स्ट वाज हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्ट कर दिए गए हैं। ही हैज़ टेकन द चार्ज ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है GS2 में। एंड एक प्रीवियस क्योंकि क्वेश्चन भी आया था इसमें। क्वालिफिकेशन की बात करें, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 5 साल तक के लिए हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट हाई कोर्ट के एडवोकेट होना चाहिए टू बी ए चीफ जस्टिस। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 के अंदर अपॉइंटमेंट होता है इनका। एंड जो हमारे लॉ मिनिस्टर होते हैं वो रिकमेंडेशन भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस को भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट करते हैं। एज पर द सेकंड जज केस जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम का काम होता है अपॉइंटमेंट करना, ट्रांसफ़र करना जजेस का। इनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। इनका रिमूवल करने के लिए इनका जो पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए, उसमें स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए ऑफ बोथ द हाउसेज। ग्राउंड्स को रिमूवल के मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि RTI के अंडर आ जाएगा हमारा CGI का ऑफिस। ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन पिछले 18 साल में थोड़ा सा लोवेस्ट देखने को मिला था। इस पर पहले 2-3 तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। राइट नाउ जो हमारा ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन उसकी अगर बात करते हैं तो जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली 239 मिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर ड्रॉ किया गया है फॉर इरीगेशन पर्पज़। 89% जो ग्राउंड वाटर निकलता है ना वो इरीगेशन सेक्टर में जाता है, और जो ग्राउंड वाटर डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है वो 9% होता है, एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए 2% जाता है। तो जो भी अर्बन वाटर होता है उसमें 50% रिक्वायरमेंट होती है, और 85% रूरल एरिया में जो डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ग्राउंड वाटर से आती हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ग्राउंड वाटर की डिमांड बढ़ गई थी, इंडस्ट्रीज़ को भी ज़रूरत पड़ती है, रेगुलेशन कोई कर नहीं पाता, यानी कि इलीगल तरीके से भी एक्सट्रैक्शन हो रहा होता है। फेडरल इश्यूज़ होते हैं कभी कभी, सिंस ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है, हर स्टेट अपने अलग अलग तरीके के रूल बना रहा होता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है ये 1970 में बनाया गया था, एंड इसके हेडक्वार्टर्स हरियाणा में हैं, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ का ये अपना रेगुलेशन करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अटल भूजल योजना निकाल के आए थे, जल शक्ति अभियान स्टार्ट किया था 2019 के अंदर। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक्वीफर मैपिंग का एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का। एक्वीफर मतलब जो पॉइंट्स जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है। अमृत भी एक मिशन, अमृत सिटीज़ के लिए बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट का याद रखिएगा, स्टेट पीसीस में यूज़ कर सकते हैं।
सेंटर ने रिसेंटली अप्रूव किया था सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। बजट 2022 में इसके बारे में बात की गई थी, यानी कि इस तरह का जो बॉन्ड होगा उससे जो भी पैसा का इस्तेमाल किया जाएगा वो सारा का सारा ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज़ किया जाएगा। 2070 का हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है, उसमें भी ये हमको हेल्प करेगा। यानी कि इंपॉर्टेंस वगैरह ये होती है कि जो IEA की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंगली हमको 70% ऑफ द एडिशनल $4 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है फ्यूचर में डेवलपिंग कंट्रीज़ को, खास करके जो रिन्यूएबल सेक्टर में, एनवायरनमेंट सेक्टर में काम करने के लिए। देन हम लोगों ने बात की थी पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। एक एडिटोरियल था हमारा, GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस रिफॉर्म्स का टॉपिक होता है। पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, हमारे 7 शेड्यूल के अंदर। इनका काम ही होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी काम करते हैं, पार्लियामेंट में भी। कुछ इश्यूज़ हैं, कॉलोनियल लीगेसी चलती आ रही है। पुलिस का एक्ट 1861 का है, बहुत पुराना है। 1857 के बाद पहली बार ये ऐसा एक्ट लाया गया था, और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, वो बहुत हद तक जो पॉलिटिकल कंट्रोल होता है उसके ऊपर। साइकोलॉजिकल प्रेशर इनका बहुत सारा होता है पे स्केल और प्रमोशन को लेकर के। रैंक्स वगैरह जो होती हैं उनमें वो अपने जो सुपीरियर्स होते हैं अपने जूनियर्स को बहुत बार वर्बली अब्यूज़ भी करते हैं। कभी कभी इनको एनवायरनमेंट जो होता है वो नॉन हार्मोनियस भी होता है काम करने के लिए। पब्लिक का एक परसेप्शन बन चुका है कि कहीं ना कहीं पीपल दे आर फियरफुल इन गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, है ना। और कभी कभी जो लोअर रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ डील करने में प्रॉब्लम होती है। ओवरबर्डन है, 2016 के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो UN ने कहा था कि 222 लोग होने चाहिए, इंडिया ने कहा था कि 181 होने चाहिए, लेकिन इंडिया में है सिर्फ 137 पुलिस वाले ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख पीपल। वैकेंसीज बहुत सारी हैं, एंड कैग की भी रिपोर्ट वगैरह आई थी तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान और वेस्ट बंगाल के अंदर 75% से 71% तक का वेपन की शॉर्टेज है। सजेशन में ये था कि पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर दिया जाए, इसके लिए स्कीम भी आई थी 1961-17 में। एंड उसके अलावा पॉलिटिकल विल होनी चाहिए हमारी कंट्री में। प्रकाश सिंह केस के अंदर बताया गया था कि पुलिस रिफॉर्म्स की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फंड बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर हम लोग विक्टिम्स को कंपेंसेट कर सकते हैं, एंड पूरे के पूरे क्रिमिनल प्रोसेस सिस्टम को हमको रिवैम्प करना होगा। पश्मीना शॉल्स का हम लोगों ने टॉपिक की बात की थी। ये जो हमारे लद्दाखी रीजन है, तिब्बत रीजन, वहाँ से मिलते हैं। शतूश भी एक तरीके का फाइबर ही होता है जो कि तिब्बत रीजन में मिलता है। चिरू नाम का एक एनिमल होता है, उससे मिलता है। पश्मीना जो होता है वो गोट के फाइबर से निकलता है। फिर एक ही डेटा था, इंडिया में मोर देन 1 करोड़ पीपल आर देयर, जो कि वोटर्स हैं, इनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है। और गवर्नर की पावर वाला है तो कवर करेंगे ही। सेंटर ने रिसेंटली नए गाइडलाइंस निकालते टीवी चैनल्स के लिए। उन्होंने कहा था कि आधा घंटे तक ना आपको कोई सोशल मैटर, सोशल वेलफेयर से संबंधित या फिर नेशन से संबंधित कोई प्रोग्राम चलाना होगा। उसमें एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, वेलफेयर की आपको बात करनी है। दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है आफ्टर दिस दिवाली एंड दिस डबल बर्निंग। ये टॉपिक हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम लोगों ने बात की थी, उसको आप रिपीट कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था और उसके बारे में रिविजन भी कर लिया था। टॉपिक है हमारा तुषार मेहता टू लीड इंडियन डेलीगेशन टू UNHRC। इस टॉपिक में हम लोग 2 चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो सॉलिसिटर जनरल, क्योंकि जो तुषार मेहता हैं ये सॉलिसिटर जनरल हैं, वो पोजीशन क्या होती है, एंड अलॉन्ग विद दिस UNHRC के बारे में भी कुछ जानेंगे। ये UN की एक बॉडी होती है विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स, इसको बोलते हैं UN का ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ध्यान रहे एक और भी होता है UNHCR, वो रेफ्यूजीज़ के लिए होता है, तो इनको आप कंफ्यूज मत होइएगा। GS2 का सिलेबस है, ये इंडियन पॉलिटी में आता है। सॉलिसिटर जनरल और IR की जो ग्रुपिंग्स हैं उसमें आएगा हमारा UN का HRC। तो UN का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में 2011 में। क्वेश्चन था इन तीनों में से कौन कौन सा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है, उसके अंडर आता है। आपके पास ऑप्शन होते 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस एंड राइट टू फूड। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं फ्यूचर में भी। नाउ लेट अस बिफोर स्टडिंग अबाउट UN का ह्यूमन राइट्स काउंसिल, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सॉलिसिटर जनरल की पोजीशन क्या होती है। हमारी कंट्री में एक अटॉर्नी जनरल की पोजीशन होती है, उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। उनके अंडर काम करने वाला होता है सॉलिसिटर जनरल, तो ये हो गया सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। इनका काम होता है गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करना। इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। कमेटी होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उस कमेटी के द्वारा इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 76 में इनके बारे में मेंशन किया गया है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये गवर्न किए जाते हैं बाय द लॉ ऑफिसर्स के रूल्स 1987 वाले जो थे, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, उसके पास पावर होती है, यानी कि उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और कह सकते हो कि उसके पास एक एक्सटेंशन होता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सिंस वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो वोट नहीं कर पाएगा। हालांकि जो सॉलिसिटर जनरल होता है और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इनका
पार्लियामेंट के पार्टिसिपेशन में जाने का कोई रोल नहीं होता है। इस टॉपिक में हमको इतना ही जानना है। नाउ लेट अस मूव अहेड और यूएन का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 2006 में इसको बनाया गया था। जो ऑफिस है हाई कमिश्नर ऑफ द ह्यूमन राइट्स का, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेक्रेटेरिएट है और इस ऑफिस का हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये ना इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि इसमें मल्टीपल गवर्नमेंट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन और प्रमोशन पर इनको काम करना होता है। मेंबरशिप की बात करें, इसमें 47 यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं जो कि जनरल असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली इनको काउंसिल की मेंबरशिप दी जाती है। जैसे अफ्रीकन स्टेट में 13 सीट्स हैं, एशिया पैसिफिक में भी 13 है, लैटिन अमेरिकन में 8 सीट्स हैं, वेस्टर्न यूरोपियन में 7 सीट्स हैं और ईस्टर्न यूरोपियन में भी 6 सीटें हैं। 3 साल तक के लिए सर्व करते हैं और ये री इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये इमीडिएट री इलेक्ट नहीं हो सकते, यानी कि पहले एक बार सेलेक्ट किया जाएगा, फिर बीच में इनको गैप देना पड़ेगा, उसके बाद ये दोबारा से सेलेक्ट हो सकते हैं। काम क्या होता है, पीरियोडिक रिव्यू करना, मेंबर स्टेट्स के ऑल ओवर ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करना, एक थिंक टैंक की तरह काम करना, कंप्लेन वगैरह को एड्रेस करना, यूएन के कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स भेजना, एक्सपर्ट्स के ऊपर काम करना, कंट्रीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स सिचुएशंस को हैंडल करना। इशू क्या होता है, सबसे पहले मेंबरशिप का इशू होता है। जैसे कि यूएस ने 2018 में इससे पुल आउट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल के प्रति जो फोकस है ना वो थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट है, बट बाद में हुआ है कि यूएस ने इस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से ज्वाइन कर लिया। तो जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे ना, उनका बहुत फोकस था। तो मेंबरशिप का इशू रहता है, काउंसिल की मेंबरशिप में कंपटीशन क्या चल रहा है इस बात को लेकर के। इंडिया और ह्यूमन राइट काउंसिल का क्या रहा है, तो 2020 में हमारा जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आया था, इट केम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के टाइम पर ही हमारे नेशनल, देखो ये लॉकडाउन के टाइम पर ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आई थी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत वाला। ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीज़ की गई थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन और आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। सो रिसेंटली एक ग्रुप था स्पेशल रिपोर्टर्स का, यूनाइटेड नेशन का, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखा था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो EIA का जो ड्राफ्ट है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इंडिया का ये एक रिलेशनशिप है जिसके ऊपर इंडिया बाद में फिर रिपोर्ट सेंड करता है। 2020 में इंडिया के जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने एक मिड टर्म रिपोर्ट दी थी काउंसिल को, जो कि उनका यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस का पार्ट था। इंडिया को इस काउंसिल में दोबारा से इलेक्ट किया गया था फॉर 3 ईयर्स, जिसकी शुरुआत हो गई थी 1 जनवरी 2019 को। इतना ही इस टॉपिक में आपके लिए जानना काफ़ी रहेगा एंड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इफ़ यू कैन जस्ट रिकॉल देम इट विल बी ईजी फॉर यू। द टॉपिक इज़ खान रिमूव्ड एज चांसलर ऑफ केरला। जो केरला के जो गवर्नर है उनको वहाँ की यूनिवर्सिटी के चांसलर से की पोजीशन से हटा दिया गया है। दूसरा ही टॉपिक इससे कनेक्टेड है, शुड द चीफ मिनिस्टर्स हैव अ से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। दोनों के दोनों टॉपिक जो है गवर्नर से कनेक्टेड है और ये टॉपिक बहुत टाइम से चल रहा था एंड येस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू कि इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो आज हम लोग गवर्नर का पूरा टॉपिक, इट माइट टेक सम टाइम, थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन पूरा गवर्नर रिवाइज करेंगे, बट नॉट जस्ट गवर्नर, प्लस में कंपैरिजन करेंगे प्रेसिडेंट के साथ भी, बिकॉज दोनों की दोनों जो पोजीशन है इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और कहाँ पर दोनों दूसरे से डिफर करते हैं, ये प्रॉपर स्टैटिक वाला पार्ट एकदम डिटेल में कवर करते हैं। इंडियन पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पर क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, सब कुछ बिल्कुल लास्ट तक, आर्टिकल, इलेक्शन, ओथ, इम्पीचमेंट, वीटो पावर, पार्डनिंग पावर, टर्म वगैरह, एवरीथिंग सब कुछ कवर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। नोट्स वगैरह मत बनाना, आपके पास ऑलरेडी आपकी बुक में जो मेंशन है वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बस बेशक चाहो तो टेलीग्राम से PDF को आप रख सकते हो और एक क्विक रिवीजन। बाकी जैसा है आपके पास नोट्स वगैरह सब कंटेंट वही है, कुछ नया कंटेंट नहीं होता है, मोस्टली चीज़ें यहाँ पर फैक्चुअल है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल याद रखने की चीज़ है, 52 से 78 होता है, गवर्नर के आर्टिकल होते हैं 153 से 167 तक। प्रेसिडेंट इज पार्ट 5 में आता है, गवर्नर आता है पार्ट 6 में। दोनों के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। आर्टिकल 123 में होती है प्रेसिडेंट के पास, आर्टिकल 213 बस उनकी पोजीशन चेंज कर दो 2 की, वो होती है पावर गवर्नर के पास। एक होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव और एक होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें होती है जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड AGI, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या होता है 76, हम लोगों ने पढ़ा था। स्टेट एग्जीक्यूटिव में होता है हमारे पास गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड AGS। यहाँ पर जो AGS होता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एग्जैक्टली अटॉर्नी जनरल की तरह, बस ये स्टेट पर होते हैं। इनका कोई टेन्योर वगैरह भी फिक्स नहीं होता है वैसे तो, हालांकि वो टॉपिक पूरा का पूरा
एडवोकेट जनरल का है, वो हम अलग से करेंगे। यहाँ पर हम लोग गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात करेंगे। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट का किस तरीके से होता है। तो प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। देखो, आपने कभी भी प्रेसिडेंट के लिए कोई वोट नहीं कास्ट किया होगा, आप नहीं करते हो। आप MLAs चूज कर सकते हो, MPs वगैरह, उनकी जो वोटिंग होती है ना, वो लोग चूज करते हैं। कारण क्या है इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन का? क्योंकि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, इनको बस नॉमिनेट किया गया है, इनके पास कोई रियल पावर नहीं होती है। रियल एग्जीक्यूटिव की पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनते हैं? पार्लियामेंट के MPs से। तो MPs वगैरह तक को तो आप चूज कर सकते हो ना, वो तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया है। डायरेक्ट इलेक्शन से क्या होता है? कॉस्टली बहुत होगा, बहुत टाइम और एनर्जी कंज्यूम करेगा, और सिंस ये पोजीशन में कोई रियल पावर दी ही नहीं गई है, तो क्यों इतना समय और कितना पैसा लगाना। अब जब प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट बेशक होगा, लेकिन होता तो सही ना इलेक्शन, तो उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि कौन कौन उसे चूज करेगा। तो इसमें दोनों ही हाउस के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। प्लस में स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है स्टेट में, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते। प्लस में एक्सक्लूसिव चीज़, दिल्ली और पुडुचेरी का ये जो यूनियन टेरिटरीज है, इनके भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई है। ये जो प्रेजेंट सिस्टम था ना इलेक्टोरल कॉलेज का, ये हम लोगों ने इसमें बात करते हैं हम लोग यूनियन और स्टेट की, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट तो यूनियन और स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोगों को स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। उनके वोट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे डिफरेंट स्टेट्स वगैरह की, इसलिए प्रेसिडेंट का जो ये इलेक्शन होता है ना, ये वैल्यू ऑफ वोट से डिटरमाइन किया जाता है, किस वोट की कितनी वैल्यू होने वाली है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA एंड MP होता है, एंड उसके बाद इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ये सब कीवर्ड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी कैंडिडेट होगा उसको जो भी बेसिकली टू बी डिक्लेयर्ड जो होता है प्रेसिडेंट के लिए, उनको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स को सेट कर मतलब विन करना पड़ता है। एक इलेक्टोरल कोटा वगैरह होता है। ये जो फॉर्मूला था ना इसमें, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP एंड वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA, ये मैंने यहाँ पर जानबूझ के नहीं लगाया था, क्योंकि उसमें ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो होना क्या है ना, उसमें मत जाओ फॉर्मूले के अंदर, उसकी वोट की वैल्यू क्या होती है, ये ज़रूर याद रखो। इलेक्शन में कौन से मेंबर्स एडिड होते हैं, और रिमूवल के टाइम पर इम्पीचमेंट में कौन कौन होता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ना कि इलेक्शन कमीशन। ये थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अगर किसी तरीके से उस इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो भाई वॉइड है, ये तो हम लोग वैलिड मान नहीं सकते, तो एनी एक्ट डन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट इनवैलिडेटेड, दे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। कहने का अर्थ ये, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था रामनाथ कोविंद जी। जब उनका इलेक्शन हुआ था, हो सकता है कि रामनाथ कोविंद जी का इलेक्शन होता है और 1 साल तक जब वो प्रेसिडेंट बने रहे, 1 साल बाद कुछ ऐसा कोई पिटीशन जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि इस इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। सुप्रीम कोर्ट उसमें जांच पड़ताल करता है, सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देगा। बट उस 1 साल में रामनाथ कोविंद जी ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया हो, है ना, कोई एग्जीक्यूटिव बिल वगैरह को अगर एसेंट वगैरह दिया हो, वो सब मान्य रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कर दिया, अब तो ये हट गए तो इनके नाम से वो हटा दिया जाए। नहीं, क्यों? क्योंकि वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ही इज़ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इंपॉर्टेंट बात यह है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अब हमारे राज्यसभा है, लोकसभा है, इसमें मेंबर जो होते हैं सारे के सारे इलेक्टेड तो नहीं होते, कुछ को तो नॉमिनेट किया जाता है ना, जैसे प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जब बात इम्पीचमेंट की आएगी तब वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर किसी कारण से असेंबली जो थी, अब असेंबली कहाँ होती है? स्टेट लेवल के ऊपर, वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो मेंबर्स सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट। सीज मतलब होता है एंड, स्टॉप, तो वो वोट नहीं कर पाएंगे। सो द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, वहाँ पर तो लोग अवेलेबल नहीं थे, तो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था। यू कैन नॉट चैलेंज दैट इलेक्शन। ये भी एक बात याद रखने की है, ये इसी पॉइंट से मैच करता है सुप्रीम कोर्ट वाले से ही। मूविंग अहेड, अपॉइंटमेंट तो मुझे समझ में आ गया, प्रेसिडेंट का तो हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया, इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है। व्हाट अबाउट द गवर्नर? गवर्नर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, तो गवर्नर ना ही इलेक्टेड होता है डायरेक्टली, ना ही इनडायरेक्टली। ये कैनेडियन मॉडल की बात है। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो ना ये किसी के सबॉर्डिनेट में है, ना ही किसी के एम्प्लॉयमेंट में है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो
ऑलमोस्ट सेम सी मिलेंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ऑलराइट। दोनों के दोनों सिटीजन हैं, दोनों के दोनों ने 35 साल की उम्र को क्रॉस कर लिया है, दोनों के दोनों बेसिकली इंडियन सिटीजन हो गए, उसमें भी नेचुरलाइज्ड और रजिस्ट्रेशन से होना चाहिए। ये दो चीज़ें भी याद रखने की होती हैं, क्योंकि जो यूएस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें नेचुरलाइजेशन ही काम करता है, इंडिया में नहीं होता वो। इंडिया में बेसिक आप रजिस्ट्रेशन से भी अगर इंडिया के सिटीजन होते हो तो भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, लेकिन यूएस के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पर एक कंडीशन है कि आप नेचुरलाइज तरीके से ही होने चाहिए अमेरिकन, तभी आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना ही होना चाहिए। दूसरी बात, उनको जब नॉमिनेशन होगा तो 50 इलेक्टर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और 50 जो कि प्रपोजर होंगे और 50 उनको सेकंड करने वाले, यानी कि उनको सपोर्ट करने वाले होंगे। फिर प्रेसिडेंट को इलेक्शन के टाइम पर 15,000 का डिपॉजिट देना पड़ता है आरबीआई के पास। अगर प्रेसिडेंट 1/6 वोट्स नहीं सिक्योर कर पाते तो इनका जो ये 15,000 का रुपये थे वो इनसे ले ली जाएंगे, इनको वापस नहीं मिलेंगे। अगर कर देते हैं तो वापस मिल जाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना ये तो। आउटसाइडर, गवर्नर के मामले में आउटसाइडर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। जो भी कोई स्टेट है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर है मान लो, या फिर हरियाणा हो गया, या फिर केरला हो गया, या फिर असम हो गया। अब असम का कोई जो गवर्नर बनेगा वो पर्सन असम से नहीं होना चाहिए बस। केरला का जो गवर्नर बनेगा वो कोई भी हो सकता है अदर देन फ्रॉम केरला। सेम हरियाणा के लिए, सेम जम्मू एंड कश्मीर के लिए। यानी कि आप जिस स्टेट में आपका बर्थ वगैरह हुआ था, आप उस स्टेट के गवर्नर नहीं बन सकते। फिर जब गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है ना, तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं विद द सीएम ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ। हालांकि दोनों के दोनों कन्वेंशंस को बहुत सारे केसेस में वॉयलेट किया गया है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पहले। ओथ की बात करते हैं। ओथ को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिज्ञा। तो हमारे प्रेसिडेंट की ओथ तो सीजीआई दिलवाएंगे, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये हम लोगों ने पहले भी बात की थी एक दिन पहले टॉपिक में। एंड अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं होते तो जो भी उस समय पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो। व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नर, तो हाई कोर्ट के जिस स्टेट में वो जा रहे हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको ओथ दिलवाएंगे। अगर वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहाँ अवेलेबल नहीं है तो उस हाई कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे वो। कुछ कंडीशंस हैं इनके लिए, जिसमें कुछ प्रिविलेज वगैरह के बारे में बात की जाती है, जैसे कि संविधान में ये चीज़ मैंशनड है कि ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर इनको इलेक्ट कर लिया गया तो उनको इमीडिएटली अपनी हाउस की सीट को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इनके जो भी इमोल्यूमेंट्स, जो अलाउंस, जो प्रिविलेज होंगे वो सारे के सारे पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। एंड इनके टेन्योर में इनके जो इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेज होते हैं वो इनके डिसएडवांटेज में नहीं जा सकते। यानी कि मान लो अगर इनको 10 लाख रुपए मिलने होते हैं साल के, तो इनके टेन्योर में 10 लाख से कम नहीं कर सकते आप 10 पे रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मत करो बेशक से, बट 10 से कम नहीं कर सकते। फिर जब गवर्नर की पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता है तो 2 और मोर स्टेट अलाउंसेज शेयर इन दैट स्टेट सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। जब कोई गवर्नर होता है ना, 2 स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं ना, और उस टाइम पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टेट से कितना अलाउंस आएगा। प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ की बात करते हैं तो इनके ऑफिशियल एक्ट के लिए इनको इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम लीगल लायबिलिटी। कानूनी तौर पर इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती उस पर। ये सरकारी, इनको जो हमारे एक्ट वगैरह होते हैं वहाँ से इनको इम्यूनिटी मिलती है। कोई भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते उनके किसी पर्सनल एक्ट में भी। अरेस्ट नहीं कर सकते, इम्प्रिजन नहीं कर सकते। सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं, उसके लिए भी पर्सनल एक्ट होना चाहिए पहले तो, और उसके लिए फिर 2 महीने की पहले आपको इनको वार्निंग वगैरह देनी पड़ती है, नोटिस देना पड़ता है, तब तक इनके पास टाइम होता है अपने लिए। तो इतने सारे प्रिविलेज मिलते हैं, इतने सारे इम्यूनिटीज़ मिलती हैं। टर्म की बात करें, प्रेसिडेंट का हमको पता है 5 साल का होता है। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। क्या प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं? येस। इंडिया में कोई लिमिट नहीं कितनी ही बार एक पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है। एंड जब तक उनका नेक्स्ट सक्सेसर नहीं आता, तब तक वो गैप क्रिएट ना हो इंटरजनम का, तब तक के लिए वो अपना ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। यूएसए के अंदर रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। यूएसए में कोई भी पर्सन सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। बराक ओबामा 2 बार बन चुके, अब नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर टेन्योर भी कम होता है, वहाँ 4 साल का टेन्योर होता है। हमारे गवर्नर की बात करें तो देखा जाए तो वो टाइम भी 5 साल का ही होता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट का प्लेजर का मतलब क्या हो गया? प्रेसिडेंट का प्लेजर का मतलब हो गया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, वो डिसाइड करते हैं। फिर जस्टिफाइबल भी नहीं है और कोई सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर की, यानी कि कोई फिक्स टर्म नहीं होता हमारे गवर्नर के ऑफिस का। अगर गवर्नर को रिजाइन करना है किसी कारण से तो किसको रिजाइन करेंगे? प्रेसिडेंट को। अगर ही होल्ड्स ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म्स अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्जेस टू प्रिवेंट इंटरजनम। जब तक नेक्स्ट गवर्नर ऑफिस में नहीं आ रहा, जब तक वो ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं ताकि वो जो गैप होता है उसको ना क्रिएट होने दिया जाए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इम्पीचमेंट।
देखो गवर्नर को लेकर के तो हमारे संविधान में कोई ऐसे ग्राउंड्स नहीं बताए गए हैं, है ना, क्योंकि उसको रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। किस कारण से करेगा कोई चीज़ मेंशन नहीं है, इसलिए ये चीज़ बहुत हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहती है कि कौन से स्टेट के अंदर कौन गवर्नर बनेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट, यहाँ पर इम्पीचमेंट होता है। इम्पीचमेंट का मतलब ही क्या हो गया, देखो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में डिफाइन तो हमने नहीं किया है कि इम्पीचमेंट होता क्या है, बट व्हेन वी रिमूव इट वी कॉल इट इम्पीचमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने यूएसए से लिया था। तो इम्पीचमेंट किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्वालिफिकेशन में तो बात की थी ही शुड बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पीचमेंट, कोई भी हाउस का पर्सन किसी भी तरीके से इनको इम्पीचमेंट को, रेजोल्यूशन को स्टार्ट कर सकता है। जो भी चार्जेस इनके द्वारा साइन किए जाएंगे बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस इन 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। यानी कि जो भी हाउस है ना, उसके 1/4 25% लोगों को उस चार्जेस के ऊपर, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस पर साइन करना होगा कि हाँ इन पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये ठीक है और इनको इम्पीच किया जाए। फिर 14 डेज़ का नोटिस भी दिया जाएगा। रिजोल्यूशन को पास होना जरूरी है दोनों हाउस में बाय एक मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उस हाउस में 2/3% 66% लोगों को उस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है उस तरह की इन्वेस्टिगेशन में। नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे लोकसभा के भी राज्यसभा के भी, इन्होंने इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट इम्पीचमेंट में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं वो, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो होते हैं ये, अब इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया ना, अब ये यहाँ से हट जाएंगे। इम्पीचमेंट में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इम्पीचमेंट का काम पार्लियामेंट तक लिमिटेड होता है, इलेक्ट करने का काम दोनों के पास होता है, स्टेट के पास भी सेंटर के पास भी। वैकेंसी अगर हो जाती है, मान लो प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है किसी भी कारण से, उनका टेन्योर एक्सपायर हो गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनको इम्पीचमेंट से निकाल दिया गया हो, या फिर उनकी डेथ हो गई किसी कारण से, या फिर कोई और हो सकता है कारण, तो उस टाइम पर ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है, गवर्नर के लिए, गवर्नर का तो कोई प्रोसेस ही नहीं होता और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होते हैं। तो जब तक इनका टर्म बेसिकली इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इनका जो टर्म, खास करके जब बात करें, जब हम बोलते हैं ना एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, यानी कि जब 5 साल के लिए, तो 5 साल खत्म होने से पहले हमको दूसरे वाले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना होता है। वाइस प्रेसिडेंट डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट हैज बेसिकली परफॉर्म्ड फॉर द फुल टेन्योर। तो उसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएंगे। अगर ऑफिस वैकेंट हो जाता है रेजिग्नेशन के थ्रू, उनको रिमूव कर दिया जाता है, डेथ वगैरह हो जाती है, तब विद इन 6 मंथ हमको इलेक्शन करवाने होते हैं, ये फिक्स होता है। इस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं इन 6 महीने के लिए, कम से कम मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट। अब जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट आएंगे वो ऑफिस में पूरे 5 ईयर्स के टर्म्स तक रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई मान लो 3 साल तक का था एक प्रेसिडेंट का टेन्योर, उसके बाद या तो किसी कारण से उनका इम्पीचमेंट हो गया, डेथ होगी, तो अब जो नया आएगा वो सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा। नहीं, नए जो आएंगे वो पूरे 5 साल के लिए अपना प्रेसिडेंट का टेन्योर लिव करेंगे। ही विल लिव फॉर द कंप्लीट 5 ईयर्स इन दिस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट किसी कारण से इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, अपनी एब्सेंस के कारण, किसी इलनेस के कारण, या फिर किसी और कॉज के कारण, तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर उनके बाद जो CGI होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर देंगे अनटिल और अनलेस प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ऑफिस। वीटो पावर कुछ होती है। वीटो पावर में हम लोग 3-4 चीज़ें देख लेते हैं। एक तो एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है क्वालिफाइड वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो, एक होता है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब हो जाएगा इनके पास एक पावर होती है कि जो भी बिल इनके पास आया है उसको ये विदहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्वालिफाइड पावर जो होती है ना, ये होती ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजॉरिटी। क्वालिफाई कर जाना, अगर मेजॉरिटी वगैरह जैसे ये USA के प्रेसिडेंट के पास भी होता है ना, तो ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ने पास कर दिया किसी बिल को, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है क्वालिफाइड वीटो की। एक होती है सस्पेंसिव वीटो, ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी प्लस नॉट फॉर द मनी बिल। सस्पेंसिव वीटो इज नॉट फॉर द मनी बिल। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये हमेशा सबको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, आपको पता भी होगा, आपने टॉपिक पहले पढ़ लिया होगा। देन देर इज वन पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या, आप अपने फोन को अपनी पॉकेट में डालोगे तो क्या करोगे आप, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो लेजिस्लेचर का कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और उस बिल को अपने जेब में डाल के रख लिया, ठीक है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, वो बिल आएगा, तो उस समय पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस समय इनके लिए ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, यानी कि कंपलसरी हो जाएगा कि इनको अपना एसेंट देना ही देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ये फिर जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दीज पर्टिकुलर आर्टिकल्स ऑफ द वीटो ओवर द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में आर्टिकल 111 आता है। इनके पास पावर होती है या तो इनको एसेंट मतलब सहमति देनी है उस बिल को। बिल मतलब क्या, कोई एक्ट बन के आता है जब, उनको देनी है नहीं देनी है।
तो दे भी सकते हैं या फिर विदहोल्ड भी कर सकते हैं, और या फिर ये रिटर्न कर सकते हैं उस बिल को अगर वो मनी बिल नहीं है तो, कि भाई ठीक है मनी बिल नहीं है तो इसको रिकंसिडर करके लाओ। मनी बिल का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट को अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसे ऐसे निकालने होते हैं कोई स्कीम वगैरह के लिए, तो मनी बिल प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उस बिल में बात की जा रही है हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है। ऐसा जो बिल प्रेजेंट किया जाता है ना, उसकी पहले परमिशन ले ली जाती है प्रेसिडेंट से। तो जब बात पहले परमिशन लेने की हो चुकी थी तो उसके बाद ही कैन नॉट होल्ड दैट बिल, ही कैन नॉट इवन रिटर्न दैट बिल, ही हैज़ टू पास दैट बिल। एक वीटो होता है ओवर स्टेट लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 201। स्टेट का कोई बिल जब गवर्नर के थ्रू इनके पास जंप करके आ रहा होता है, स्टेट ने गवर्नर को दिया, गवर्नर ने उसको विदहोल्ड कर लिया फॉर द प्रेसिडेंट, उसकी पावर होती है आर्टिकल 201 में। उस बिल को भी अपना एसेंट दे सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। मे डायरेक्ट द गवर्नर, गवर्नर को बोल सकते हैं प्रेसिडेंट कि भैया रिटर्न कर दो बिल को, है ना, फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि अब ये बिल अगर पास अगर हो गया विद या विदाउट अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट इज स्टिल नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट। बट जब यहाँ पर बात पार्लियामेंट की होती, अगर प्रेसिडेंट ने यही बिल पार्लियामेंट को दिया होता कि रिकंसिडर करो, फिर पार्लियामेंट ने बिना किसी अमेंडमेंट के यदि भेज दिया होता प्रेसिडेंट के पास, जी हमने कर दिया, तब तो प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी हो जाता है। बट ये चीज़ अब स्टेट से उड़ के आई होती है, स्टेट ने गवर्नर को दिया, गवर्नर ने इनको दिया, प्रेसिडेंट बोलते हैं नहीं रिकंसिडर करो तुम भी, तो गवर्नर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये बेसिकली अमेंडमेंट करे ना करे, गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसको फाइनली कंसिडर करने की। तो ये पावर होती है एक। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट भी नहीं बताया है ना किसी बिल को लेकर के। रिजर्व, अगर गवर्नर रिजर्व कर लिया है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, स्टेट ने कोई बिल लेके आए, गवर्नर को दिया, गवर्नर ने बोला कि ठीक है मैं प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन, प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए इस बिल को थोड़ा सा विदहोल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट नहीं है कि जो बिल होगा गवर्नर के द्वारा कब तक रखा जाएगा। इसलिए प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट वीटो एक्सरसाइज करते हैं स्टेट लेजिस्लेशन में भी। अब गवर्नर यहाँ पर क्या है, गवर्नर इज लाइक हैंडल ऑफ प्रेसिडेंट ओनली ना। तो गवर्नर अगर इसको होल्ड करके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट ने अपनी पॉकेट वीटो को ही एक्सरसाइज किया हुआ है। गवर्नर तो हर वो चीज़ करेगा ना जो प्रेसिडेंट बोल रहा होता है। छोटी छोटी चीज़ें वर्ड्स के थ्रू समझने लगोगे तो आसान हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 201 में था। गवर्नर के केस में वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, गवर्नर को एसेंट, बिल को एसेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। हालांकि अगर बिल पास हो गया दोबारा से विद और विदाउट अमेंडमेंट, देन गवर्नर को अपना एसेंट देना ही देना पड़ेगा। बट ही मे स्टिल रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और फिर बाकी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट वीटो पावर्स। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है? ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक तरीके का बिल ही होता है वो भी, ठीक है। किसी भी हाउस में हो सकता है, खासकर कि जब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे आर्टिकल 123 है, स्टेट लेवल पे आर्टिकल 213 होती है। पावर मिलती है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को प्रोमलगेट करना। प्रोमलगेट करने का मतलब तो ऑफिशियल नोटिस पास करना। ड्यूरिंग द रिसेस, पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, साल में 3 बार पार्लियामेंट के सेशन हो गए। 2 सेशन के बीच में सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, ठीक है। ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं रिसेस, यानी कि जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस टाइम पर ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं। ऑर्डिनेंस में किसी भी ordinances have same force and effect as an act of parliament or state legislative, but they are temporary laws। क्योंकि the moment parliament start होगा, the moment state legislative assembly start होगी, उसके within 6 weeks में 6 वीक में उसको पास करना पड़ेगा उस ऑर्डिनेंस को, ओरिजिनल बिल बनाकर। अगर नहीं किया तो वो लैप्स कर जाएगा। तो अब ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है एक ऑर्डिनेंस के पास मैक्सिमम कितना वो होता है एनफोर्समेंट का टाइम? 6 मंथ का होता है, 6 वीक का होता है, 6 मंथ 6 वीक का होता है। एक्चुअल में उसके पास जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ 6 वीक का होता है। क्यों? 6 मंथ का वो टाइम होता है जिसमें मैक्सिमम रिसेस हो सकती है, और द मोमेंट पार्लियामेंट रिज्यूम होगा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिज्यूम होगी, उसके विदिन 6 वीक्स में इनको उसे अप्रूवल दिलाना पड़ेगा कि ये टेम्परेरी लॉ बनाया गया था जब पार्लियामेंट नहीं था, हमने प्रेसिडेंट से लॉ बनवा लिया। कहानी देखो होती क्या है, मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं ना, इनको कोई एक्ट वगैरह पास करना होता है, वो क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस निकलवाते हैं, ठीक है। कि ठीक है एक काम करते हैं, प्रेसिडेंट तो वो पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं, एक काम करेंगे, और सेशन में हम लोग बिल लेके आएंगे, बहुत शोर शराबा होगा, एक काम करते हैं प्रेसिडेंट से ना ऑर्डिनेंस पास करा देते हैं, 6 महीने तक इस एक्ट को लागू करके रखते हैं, और जैसे ही सेशन लगेगा इसको पास करवा देंगे। तो यही चीज़ स्टेट लेवल के ऊपर भी होती है, गवर्नर के थ्रू भी। अगर गवर्नर सपोर्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को तो हो जाता है इजीली पास, वरना गवर्नर बोल देता है कि नहीं करूँगा मैं तो पास। कभी कभी ऐसा होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑपोजिट होती हैं, तो ऑर्डिनेंस भी पास नहीं हो रहे होते, बट सेम होती तो ईजिली हो जाते हैं। तो मैक्सिमम लाइफ क्या हो गई, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। इन केस नॉन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, ये जो गैप वगैरह होता है, समझ गया अभी, तो वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा दी। इशूड ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स विच आर विद द पार्लियामेंट। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट।
सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जो सेंट्रल की यूनियन लिस्ट में है। सेम फॉर द स्टेट्स, सब पर नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल राइट कभी भी ऑर्डिनेंस से विड्रॉ नहीं किए जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं था और हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह ऐसा कुछ लेके आने वाले थे, हमने फंडामेंटल राइट छीन लिए। नो, ऑर्डिनेंस से आप लोग फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर सेटिस्फेक्शन इज जस्टिफिएबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड। एक होता है बोनाफाइड, एक होता है मालाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है ट्रस्टी, गुड ट्रस्ट, है ना, और मालाफाइड का मतलब होता है नॉन गुड ट्रस्ट। प्लस में ये इट इज नॉट ए पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट ए पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। कानून बनाने की जो पावर होती है उसके इक्विवेलेंट नहीं होता है ये। दिस इज अबाउट द इमरजेंसी सिचुएशन। कभी कभी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स पास करने होते हैं लेकिन पार्लियामेंट नहीं है, तो हमारे जो कानून बनाने वाले थे, संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ऑर्डिनेंस ऐसा कुछ लेके आते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम एंड मे ऑल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर देन द प्रिस्क्राइब्ड 6 वीक्स। अगर दोनों ही हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया उसको डिसअप्रूव करने का, ये भी होता है। ध्यान रहे, ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती कि अपनी मर्जी से वो ऑर्डिनेंस पास कर देंगे। तभी पास करेंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको बोला हो। इट कैन ऑल्टर एंड अमेंड एंड टैक्स लॉ। जो टैक्स वगैरह होते हैं ना, टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर बोलते हैं टैक्स को हिंदी में। उसके कोई कानून होते हैं उनको ऑल्टर किया जा सकता है। या फिर इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? आज अगर डेट है 11 नवंबर 2022, एक ऐसा एक्ट लाया जाए रेट्रोस्पेक्टिव का टैक्स का जो कि 2020 से स्टार्ट होता हो, तो क्या वो ऑर्डिनेंस से लाया जा सकता है? यस, इट कैन बी ब्रॉट। हालांकि दे कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते यूजिंग द ऑर्डिनेंस। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये याद करने की होती हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से आपके अक्सर। नाउ लेट अस मूव टू द पार्डनिंग पावर, माफ करने की सजा। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है, सेम चीज़ होती है आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास। ठीक है, वो व्यक्ति जिनके ऊपर मुकदमा चला है, ट्रायल हुआ है, जिनका कन्विक्शन हुआ है, जिनको दोषी करार दिया गया है, प्रेसिडेंट कहाँ पर उसमें पार्डन करेगा? अगर कोई यूनियन लॉ हुआ हो और या फिर कोई कोर्ट मार्शल वगैरह हुआ हो, या फिर सेंटेंस जो वो डेथ सेंटेंस हो, जो कि मौत की सजा बोलते जिसको हम। आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास भी ऐसा ही होता है। ही कैन पार्डन, ही कैन कम्यूट, ही कैन रिस्पाइट, ही कैन रिप्राइव, ही कैन रेमिशन। को ऐसा सेंटेंस जो स्टेट लॉ का होता हो, लेकिन गवर्नर की जो पावर होती है थोड़ी सी डिफर करती है। एक तो कोर्ट मार्शल वाले मामले में गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता रोल? देखो, कोर्ट मार्शल का जो मैटर होता है मिलिट्री का होता है, और हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री। गवर्नर का कमांडर इन चीफ जैसा कोई रोल नहीं होता है। प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस में पार्डन कर सकते हैं, माफी दे सकते हैं। गवर्नर डेथ सेंटेंस में नहीं दे सकता। दे सकता है गवर्नर पार्डन, लेकिन दूसरी सजा में दे सकता है, उम्र कैद में दे देगा, बट मौत की सजा में नहीं देगा, फांसी की सजा में नहीं दे सकता गवर्नर पार्डनिंग। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। किस किस तरह की ये सब होते हैं? पार्डन मतलब होता है पूरा का पूरा सेंटेंस, सारी की सारी सजा हटा दो और कन्विक्शन जो दोष लगाया गया था उसको हटा दिया जाए। कंप्लीटली एब्जॉल्व कर दो कन्विक्ट को सभी तरह के सेंटेंस, पनिशमेंट वगैरह से। कम्यूटेशन यानी कि एक जो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट थी उसको किसी लाइट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से रिप्लेस कर दो। रेमिशन, पनिशमेंट वही रहने दो, उसका टाइम पीरियड कम कर दो। रेस्पाइट, रेस्पाइट में भी लेसर सेंटेंस कर दो, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए, या तो फिजिकली डिसेबल होना चाहिए, फिर वुमेन वगैरह होनी चाहिए जो प्रेग्नेंट हो, उस मामले में सेंटेंस को थोड़ा कम कर दो। रिप्राइव, स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, यानी कि सजा सुना दी गई है बट प्रेसिडेंट के पास गए, पिटीशन लेकर के मर्सी पिटीशन लगाई और प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है रिप्राइव कर देते हैं, यानी कि जो आपको सजा सुनाई गई उस पर थोड़ा सा होल्ड लगा देते हैं। ये खास करके डेथ के मामले में किया रहता है, किसी को फांसी की सजा सुना दी जाती है ना, उसको रिप्राइव कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ये ठीक है, एक टेम्परेरी पीरियड तक के लिए होल्ड करते हैं, लेट्स गिव देम अ चांस टू प्रूव देमसेल्फ। इंपॉर्टेंट क्या है? ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है जिसमें जुडिशरी का रोल नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। पावर किसके थ्रू एक्सरसाइज की जाती है, चाहे वो प्रेसिडेंट और गवर्नर? एडवाइस ऑफ कैबिनेट, यानी कि प्रेसिडेंट जो भी बात बोल रहे होते हैं वो सारी की सारी कैबिनेट से आ रही होती है। प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस, उन्होंने ये ऑर्डर क्यों दिया इसका कारण बताने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो पावर का एक्सरसाइज ऑफ द पावर होता है इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता इस चीज़ का, एक्सेप्ट जब कोई प्रेसिडेंशियल डिसीजन आर्बिट्रेरी होगा, इर्रेशनल होगा, मेलाफाइड होगा या फिर डिस्क्रिमिनेटरी होगा। आर्बिट्रेरी मतलब अपनी इच्छा से लिया गया होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनी होगी। इर्रेशनल मतलब कि इलॉजिकल लग रहा होगा कि यार ये तो पिटीशन वगैरह को सुनाने कुछ नहीं किया। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव किया होगा, अच्छा ये तो मेरे पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से था, मैंने कभी इलेक्शन लड़ा था, ये मेरा रिश्तेदार है, इसको कर देता हूँ, तो प्रॉब्लम होगी। मेलाफाइड मतलब लगेगा इसमें कोई धांधलेबाजी की गई है, कुछ गलत किया गया है, समथिंग नेगेटिव इज गोइंग ऑन देयर।
ट्रस्ट वाली चीज़ नहीं है, तब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। एक होती है इंपॉर्टेंट डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब ही क्या हो गया, मैंने बताया ना ऊपर, डिस्क्रिशन मतलब बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के आपने कुछ कर दिया। तो एक होती है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, फॉलोइंग सिचुएशन में। ध्यान रखना, ये जो डिस्क्रिशन की पावर होती है ना, ये गवर्नर के पास ज़्यादा होती है। गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होता, लेकिन सिचुएशनल डिस्क्रिशन दोनों के पास होता है। ऑलराइट, ये प्रेसिडेंट के पास होता है, सॉरी नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नर के पास होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, और गवर्नर के पास ये भी होता है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन का मतलब क्या हो गया, अपॉइंट करना, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना कौन सी पावर होगी, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होगी। जब लोकसभा में किसी की पार्टी के पास कोई मेजॉरिटी नहीं होगी, और सेम चीज़ आप स्टेट लेवल पे लगा लो, गवर्नर किसको सीएम बना देगा, उस पार्टी को जिसके पास मेजॉरिटी होगी, है ना। अगर लग रहा होगा कि जो पार्टी ने वोट जीती थी उसके पास कोई ऑब्वियस सक्सेसर अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये दूसरी पार्टी जहां उनको मेजॉरिटी दिखाई देगी उनको अपना पीएम या सीएम बना सकते हैं। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस। जब लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो अपना कॉन्फिडेंस का मतलब क्या, मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। अगर लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी मेजॉरिटी चली गई तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। एक तो आज सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर दिया तो ये होगा कि ठीक है दूसरा काउंसिल बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर को बोल देंगे बनाओ जी दूसरा काउंसिल। एक होता है पूरी की पूरी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, दूसरी लोकसभा बनाओ। तो सी द डिफरेंस ऑफ द पावर, ये वाली तो दोनों के पास होती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, यानी कि किसी बिल को रिजर्व कर लेना फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सिर्फ गवर्नर के पास होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि संविधान में मेंशन है। रिकमेंडेशन करना टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, इमरजेंसी वाली बात, स्टेट इमरजेंसी, ये पावर भी गवर्नर के पास होती है। एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, इन केस अगर कोई एडिशनल चार्ज दे दिया गया हो, वो भी संविधान में मेंशन होता है। डिटरमाइनिंग कितना अमाउंट दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को, जिनमें जहाँ पर ये 6 शेड्यूल के अंदर होता है। ठीक है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कितना पैसा दिया जाएगा ये गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है, उन काउंसिल को कितना पैसा देना होता है। फिर चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर्स के बारे में रिपोर्ट निकलवाना, ये भी गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है। पूरा टॉपिक कवर कर दिए, पॉलिटी पढ़ा दी पूरी की पूरी, गलती मत करना, रिपीट कर लेना जैसे भी आपको सही लगे। एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस टॉपिक, एटलीस्ट हम लोगों ने सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट ढंकर टू लीड इंडियन डेलीगेशन टू एशियान एंड ईस्ट एशिया समिट इन कंबोडिया। सी व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड समिट ना, समिट का मतलब ही होता है पीक, दैट मीन्स टॉप। तो इस जब भी कोई समिट होती है ना, तो कंट्री का, नेशन का जो टॉप लीडर होता है वो उसे रिप्रेजेंट करेगा। हमारी साइड से वैसे इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, बट एट दिस मोमेंट प्राइम मिनिस्टर विल बी प्रेजेंट इन बाली फ्रॉम 14 से 16 ऑफ नवंबर, क्योंकि G20 का एक समिट है वहाँ पर। तो इसलिए एक अल्टरनेट ऑप्शन जो होता है उसके अकॉर्डिंगली वाइस प्रेसिडेंट विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द ASEAN and the East Asia Summit that will happen in Cambodia. Let us try to understand what is ASEAN. 1967 में बैंकॉक में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एक संघ है ये जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का बनाया हुआ है। इस समय पर एक डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको। एशियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, वी आर कमिंग अप विद दिस थिंग, वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन दिस राशन कार्ड वाला जो चल रहा था, एंड वन नेशन, और भी बहुत सारी चीज़ चलती रहती है। सिमिलर वे में जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है ना, उन्होंने भी अपना सोचा कि हम लोगों को आपस में मिलकर के एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए जो यूनिटी में हो, जो इंडिविजुअलिटी में हो। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स भी थे इसके, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। एंड 1984 में इसको ब्रुनेई ने ज्वाइन किया, फिर 1995 में वियतनाम, फिर लेटर ऑन म्यांमार, कंबोडिया, दे ऑल ज्वाइन। इसका जो सेक्रेटेरिएट है ना, दैट इज़ इन इंडोनेशिया, जकार्ता में। इम्पॉर्टेंस ये है ना, ये 3rd लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड का। इट इज़ लार्जर देन यूरोपियन यूनियन एंड लार्जर देन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और एशिया में 3rd नंबर पे आता है ये। इन्होंने कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं चाइना के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ध्यान रहे ये एशियान के बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि एशियान का पूरा ग्रुप एक साइड है और ये जो कंट्रीज़ हैं एक साइड है, एशियान प्लस चाइना, देन एशियान जापान, देन एशियान इंडिया, देन एशियन न्यूजीलैंड, इस तरीके से। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की बात करते हैं, देन दिस इज़ द 4th मोस्ट पॉपुलर लोकेशन। देयर आर सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी कि जो मूल
सिद्धांत है जिसके ऊपर इसको बनाया गया था, दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर देयर इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, इक्वालिटी, एकता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि देयर आर लाइक कीवर्ड्स हैं, यू कैन यूज देम इन योर आंसर राइटिंग। देन राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल इंटरफेरेंस। इन द हिस्ट्री मोस्ट ऑफ दिस नेशंस दे वर कॉलोनीज ऑल्सो, ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि होता ही है ना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये चलता रहता है। पाकिस्तान एंड चाइना कीप्स इंटरफेयरिंग विद द JNK इशू, एंड देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो, लाइक समटाइम्स टर्की कम्स अप एंड टॉक्स अबाउट दिस JNK इशू। तो बार बार ये स्टेटमेंट जाता है इंडिया की साइड से कि ये हमारा इंटरनल मैटर है एंड विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस बाय आवरसेल्फ। उसी तरीके से जो एशियान का ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया था, एक प्रिंसिपल डिसाइड किया था, इफ देयर विल बी एनी डिफरेंस और डिस्प्यूट्स दे विल बी रिजॉल्विंग इट बाय पीसफुल मैनर। एंड किसी भी तरीके का फोर्स वगैरह का थ्रेट का यूज़ नहीं करेंगे, आपस में सहयोग, कोऑपरेशन रहेगा। एशियान के 3 मेजर फोरम्स हैं, एक तो ईस्ट एशिया समिट, इसके बारे में हम लोग नीचे और डिटेल में बात करेंगे। वन इज़ एशियान रीजनल फोरम, ये 27 मेंबर का मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है, 1993 का। इनका काम होता है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज़ पे काम करना। देन दिस इज़ एशियान +3, यानी कि एशियान की जो कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया भी हैं। 1997 में आया था एशियान के 10 मेंबर्स को इन कंट्रीज से कनेक्ट करने के लिए। 2005 में एक समिट हुआ था, इसको बोलते हैं ईस्ट एशिया समिट। दिस वाज अबाउट सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन दिस रीजन। सो प्रोस्पेरिटी टॉक्स अबाउट समृद्धि। दिस वाज अटेंडेड बाय मेनी कंट्रीज एंड एशियान इसमें पूरा एजेंडा सेटल करने के लिए सेंट्रल रोल प्ले करता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड एशियान। इंडिया और एशियान के जो चेंजेस आने लगे थे ना, वो अर्ली 90s से देखने को मिल गए थे। इंडिया ने जब से खुद की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की थी 1991 में, वी हैड दिस LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। फिर हमारी एक लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, इसको बाद में हम लोगों ने चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया था। अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एशियान जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारा इंडिया का जो एशियन के साथ ट्रेड है वो हमारे ओवरऑल ट्रेड का तकरीबन 6% जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है एशियान को, हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 28% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एशियान में। एंड एशियान इंडिया बिजनेस काउंसिल भी 2003 में लेके आया गया था। हमारे कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स जो हम एशियन नेशन में भेजते हैं, शिप्स, बोट्स, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स एंड मीट। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम इंपोर्ट भी करते हैं एशियान से, टेलीकॉम के इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, एनिमल और वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स। तो आपको देखने को मिलेगा कि मिनरल फ्यूल्स को हम लोग और मिनरल ऑयल्स को हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें रॉ मटेरियल के तौर पर लाई जाती हैं, फिर उनको फिनिश्ड गुड्स बना करके वापस कर दिया जाता है। फिर मिनरल ऑयल में एक टाइप नहीं होता, मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो कुछ टाइप हमारे पास नहीं होते, वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जो टाइप हमारे पास एक्स्ट्रा होता है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें बात की गई थी मैरीटाइम एरिया के बारे में कि एशियन और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी उसमें हम लोग मैरीटाइम एरिया में कैसे कोऑपरेशन एनहेंस करेंगे। देन दिल्ली डायलॉग, ये एक एनुअल ट्रैक इवेंट है जहाँ पर हम पॉलिटिकल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं और कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ पर भी डिस्कशन होता है। नाउ वी हैव दिस ईस्ट एशिया समिट। अब सिंस हम लोगों ने बात की थी कि एशियान के 3 फोरम्स है, उसमें से एक का नाम है ईस्ट एशिया समिट। इसमें 18 मेंबर्स हैं, 10 तो एशियान वाले कंट्रीज़ ही हैं। उसके अलावा ब्रुनेई मतलब जो ये 10 कंट्रीज जो एशियान के हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये तो 10 थे। इनके साथ में जो 8 हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, US और रशिया भी है। तो ये जो ईस्ट एशिया समिट होता है ना, ये वर्ल्ड की 54% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल GDP का 58% के आसपास। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से ये चलता आ रहा है। जनरली यहाँ पर सब लोग पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, जो कि इंडो पैसिफिक पर भी फोकस किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट ईस्ट एशिया समिट एंड द एशियान